स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद सुहेब और आप देख रहे हैं DZ वेटनेरियन। आज हमारी वीडियो रिपीट ब्रीडिंग एंड एनिस्टर्स का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग मेल कॉजेज, ओमनर कॉजेज और वेटनेरियन कॉजेज को डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम एनिस्टर्स को भी डिस्कस करेंगे कि एनिस्टर्स क्या है। पहली वीडियो की तरह मैं इस मरतबा बताना चाहूँगा, ड्यूरिंग लेक्चर आपने कोई भी चीज़ नोट नहीं करनी है। आपको वीडियो के अंदर एक कोड दिया जाएगा, वो कोड आपने नीचे दिए गए व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज करना है। आपको रिटर्न नोट्स, बोर्ड वाले नोट और लॉन्ग नोट्स जो कि कंप्यूटराइज होंगे, तीनों आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ड्यूरिंग लेक्चर आपने सिर्फ वीडियो को समझना है, टॉपिक को समझना है, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से समझेंगे तभी आप अच्छे तरीके से याद कर सकेंगे। तो चलते हैं मेल कॉजेस की तरफ। तो रिपीट ब्रीडिंग मैंने जैसा कि बताया था कि 3 मरतबा मेटिंग करने के बावजूद भी अगर कोई भी फीमेल एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होती है तो उसे कहा जाता है रिपीट ब्रीडिंग। तो उसमें मेल कॉजेस अगर देखी जाए, यानी फीमेल नॉर्मल है लेकिन फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि उसमें मेल की कॉजेस हों, यानी जिस मेल से उसको मेट कराया जा रहा है उसमें प्रॉब्लम्स हों। उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे पहले आ जाता है टेस्टिकुलर डीजनरेशन। टेस्टिकुलर डीजनरेशन क्या है कि जो फीमेल के टेस्टिस हैं, जहाँ पर स्पर्म ने बनना है, वो टेस्टिस अब सही तरीके से काम नहीं कर रहे, उनके सेल्स सही तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, सही तरीके से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, स्पर्म के मॉर्फोलॉजी, जो स्पर्म की शक्ल है वो एबनॉर्मल हो रही है, स्पर्म की मोटिलिटी एबनॉर्मल हो रही है। तो इस वजह से भी क्या होगा, पुअर क्वालिटी स्पर्म हमें मिलेगा जो कि आगे जाकर फर्टिलाइजेशन करने के काबिल नहीं होगा। तो इसकी वजह से भी रिपीट ब्रीडिंग के चांसेस आते हैं। सेकंड आ जाते हैं क्रिप्टो ऑर्चाइडिज्म। क्रिप्टो ऑर्चाइडिज्म क्या है कि ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट एब्डोमिनल कैविटी जो होती है, एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस बनते हैं और फिर उन टेस्टिस ने आगे जाकर हैंग होना होता है सेक्रोटम में। ये आपके पास स्क्रोटम है, ये ऐसा पाउच होता है जिसमें टेस्टिस होते हैं और ये आपके पास टेस्टिस हो गए। लेकिन क्रिप्टो ऑर्चाइडिज्म में मसला ये आ जाता है कि एब्डोमिनल कैविटी में जो टेस्टिस बनते हैं वो फीटल डेवलपमेंट के टाइम पर माइग्रेशन नहीं करते, यानी ये माइग्रेट होकर नीचे सेक्रोटम में डिसेंट नहीं होते, हैंग नहीं होते। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाते हैं और फिर ये इनफर्टिलिटी का बायस बन जाते हैं या फिर टेस्टिकुलर डीजनरेशन का बायस बन जाते हैं और इस तरीके से हमें स्पर्म ना मिलने के बराबर होते हैं। अब इसमें 2 टाइप्स होती हैं, एक आपके पास यूनिलेटरल होता है, यूनिलेटरल, और एक होता है बाइलेटरल। यूनिलेटरल ये होता है कि भाई एक आपके पास टेस्टिस, वन टेस्टिस, और इसमें बोथ। यूनिलेटर में एक टेस्टिस जो है वो हैंग नहीं हुआ होगा, एक हुआ होगा, और बाइलेटर में दोनों टेस्टिस हैंग नहीं हुए होंगे, दोनों के दोनों एब्डोमिनल कैविटी में ही मौजूद होंगे, वो माइग्रेशन नहीं कर पा रहे होंगे फीटल डेवलपमेंट के टाइम पर। अच्छा, ये हो गई हमारी दूसरी कॉज। तीसरी कॉज जेनेटिकल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कोई भी वायरल, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन अगर टेस्टिस को लग जाए, उसमें उससे क्या होता है कि जो फंक्शन है टेस्टिस का वो सही तरीके परफॉर्म नहीं होता है और सही तरीके से स्पर्म नहीं बनते। उसके बाद में आ जाते हैं फिब्रोटिक टेस्टिस। फिब्रोटिक टेस्टिस क्या है कि टेस्टिस के अंदर फिब्रोटिक कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएं, यानी फिब्रोटिक कनेक्टिव टिश्यूज की अमाउंट वहाँ पर ज़्यादा हो जाए, वहाँ पर टेस्टिस क्या हो जाए, हार्ड होना शुरू हो जाए, तो इस चीज़ को बोलते हैं फिब्रोटिक टेस्टिस। और जब फिब्रोसिस हो जाती है तो फिर टेस्टिस अपना सही तरीके से काम नहीं करता है और जो स्पर्म्स हैं वो सही तरीके से नहीं बनते। फिब्रोटिक टेस्टिस के बाद आ जाता है जेनेटिकल कॉजेज। जेनेटिकल कॉजेज में ये है कि मेल जो है उसमें
पीनस सही तरीके से डेवलप नहीं होता है, या टेस्टिस सही तरीके से डेवलप नहीं होते हैं, या फिर इसके अलावा जो हमारे पास एसेसरी ग्लैंड्स हैं जो कि सीमन प्रोड्यूस करते हैं वो सही तरीके से डेवलप नहीं होते हैं, सही तरीके बने हुए नहीं होते या मिस हो जाते हैं। तो ये जेनेटिकल कॉजेज़ की वजह से भी आपके पास रिपीट ब्रीडिंग की चांसेस आ सकते हैं मेल कॉजेज़ की वजह से। अब आ जाते हैं आगे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज में ये चीज़ आ जाती है कि जो क्रोमोसोम थे वो सही तरीके से ना आए हुए हों, यानी कि एक सिंगल एक्स आ गया हो, या फिर ट्रिपल एक्स आ गया हो, या फिर एक्स एक्स वाई आ गया हो। तो इस तरीके से ये जो एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी वजह से जो इनफर्टिलिटी आती है, इसके जरिए भी रिपीट ब्रीडिंग के चांसेस मेल कॉजेज की वजह से आ सकते हैं। अब आ जाते हैं आगे हाइपोप्लास्टिक टेस्टिस। जैसे मैंने हाइपोप्लास्टिक ओवरी बताया था पिछले लेक्चर में, इस लेक्चर में यही है। हाइपोप्लास्टिक टेस्टिस का मतलब ये है कि जो टेस्टिस में सेल की अमाउंट होगी वो कम हो जाएगी, सेल के नंबर जो हैं वो कम हो जाएंगे, और इसको बोलेंगे हाइपोप्लास्टिक टेस्टिस। हाइपो मीन कम, प्लास्टिक मीन सेल नंबर, और टेस्टिस मीन टेस्टिस कि जो आपके पास टेस्टिस के सेल्स हैं उनकी नंबर में कमी आ जाएगी। अगर उनमें 20,000 सेल होने थे तो अब उसमें 15,000 सेल आ चुके होंगे, 5,000 सेल कम हो चुके होंगे। इसकी वजह से भी टेस्टिस अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता है और खास अमाउंट का स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होते हैं, रिपीट ब्रीडिंग के चांसेस आ जाते हैं मेल कॉजेस की वजह से। अनसक्सेसफुल माउंटिंग। अनसक्सेसफुल माउंटिंग क्या है? इसमें दो वजूहत हो सकती हैं कि आपके पास जो बुल है, जो आप मेल बुल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हैवी वेट का हो, वो सही तरीके से माउंटिंग नहीं कर रहा हो, सही तरीके से चढ़ाई नहीं कर पा रहा हो फीमेल एनिमल पर, तो इसको बोलते हैं अनसक्सेसफुल माउंटिंग। और दूसरा, अगर उसकी लेग्स में कोई पेन वगैरह है, लेग्स में कोई इंजरी वगैरह जिसकी वजह से वो माउंटिंग नहीं कर पा रहा है, तो ये भी वजह हो सकती है। तीसरा ये कि जो स्पर्म को इजेकुलेट करने के लिए जो फोर्स चाहिए होती है वो फोर्स इनसफिशिएंट हो, सही तरीके से स्पर्म इजेकुलेट ना कर पा रहे हो, तो ये सारी कॉजेज आ जाती हैं अनसक्सेसफुल माउंटिंग में। उसके बाद आ जाते हैं एक्सेसिव यूज ऑफ बुल, कि आपने बुल को बहुत ज्यादा यूज किया है, बुल को आपने अभी भी मेट कराया, फिर दूसरा मेट करा दिया, फिर तीसरा मेट करा दिया, फिर चौथा मेट करा दिया। इस तरीके से आपने उसको पहले से ही बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, अब उसको टाइम चाहिए स्पर्म बनाने के लिए, अपने स्पर्म बनाने के लिए उसको टाइम चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप उसको फिर से माउंट करवा रहे हैं, फिर से उसको मेटिंग पे ला रहे हैं। तो इस तरीके से उसकी प्रॉपर अमाउंट के स्पर्म बने हुए नहीं होंगे, तो वो सही तरीके से फीमेल यूट्रस की तरफ पहुंच नहीं पाएंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकेंगे, तो रिपीट ब्रीडिंग के चांसेस आ जाएंगे। उसके बाद फिर आ जाते हैं पुअर क्वालिटी सीमेन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसेसरी ग्लैंड्स वगैरह जो होंगे आपके पास वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे होंगे, उनमें अगर कोई एबनॉर्मलिटी होगी तो उसकी वजह से पुअर क्वालिटी सीमन हो जाता है। और अगर आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हैं, यानी आपके पास सीमन तैयार है और आपने अभी उसको एआई गन में लोड करके आपने आर्टिफिशियली तौर पर इंसेमिनेट करना है, आर्टिफिशियली तौर पर उसको डालना है, तो आपने सीमन को सही तरीके से हैंडल नहीं किया, उसको जितने टेम्परेचर पर रखना था, स्टोर करना था, आपने उस टेम्परेचर पर स्टोर नहीं किया, उसको जितने टेम्परेचर पे था करना था, गर्म करना था, आपने वो नहीं किया, तो आपने हैंडलिंग अगर सही नहीं की सीमन की या स्पर्म की, तो उससे भी आपके पास रिपीट ब्रीडिंग के चांसेस आ जाते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट और वो देखते हैं कि ओवनल कॉजेस क्या क्या हो सकती हैं। कि जो एनिमल का मालिक है उसका सबसे पहला काम ये है कि उसने स्ट्रेस साइन को डिटेक्ट करना है, क्योंकि वो स्ट्रेस साइन को डिटेक्ट करेगा वो दिन जिस दिन स्ट्रेस पीरियड होगा, अगर वो ओनर को पता नहीं होगा तो फिर वो किसी गलत टाइम पर माउंटिंग करवाएगा, किसी गलत टाइम पर मेटिंग करवाएगा, जिसकी वजह से फिर क्या होगा, ओवरी मौजूद ओवा मौजूद नहीं होगा, ओवा मौजूद जब फीमेल में नहीं होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। ओवा सिर्फ 1 से 2 दिन के लिए मौजूद होता है फीमेल के फॉलिक्यूलर ट्यूब में, और वो उस पीरियड को बोलते हैं स्ट्रेस पीरियड। उसी टाइम पर आपको मेल एनिमल को लाना होता है और माउंटिंग करानी होती है, या उसी टाइम पर आपको आर्टिफिशियली तौर पर इंसेमिनेट करना होता है। तो ये वेटरिनेरियन तो नहीं निकाल सकता है, क्योंकि मालिक कोई और है, उसी के हाथ में एनिमल है, तो उसको ये साइन देखने हैं, बेलोइंग आवाज निकालना, माउंटिंग वो जो एनिमल अगर किसी दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, ये भी साइन है एक, रेस्टलेसनेस वो बेचैन होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन वो उसको यूरिनेशन बहुत ज्यादा आ रही होगी, म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम वोल्वा, उसके वोल्वा से या विजाइनल एंड से क्या आ रहा होगा, म्यूकस आ रहा होगा, व्हाइटिश कलर का डिस्चार्ज आ रहा होगा। अगर ये साइन किसी भी फीमेल एनिमल में पाए जाएंगे तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रेस में आ चुका है, अब उसको क्या करना है, माउंटिंग करवानी है, अब उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करना है। तो ये आपको
ओनर ही बताएगा कॉल करके कि वेटनेरियन अब आप आ जाएं और हमारे एनिमल को आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर दें, क्योंकि हमारे पास बुल अवेलेबल नहीं है। और अगर उसके पास बुल अवेलेबल होगा तो वो खुद ही माउंटिंग करवा लेगा। तो ये सबसे पहला काम है ओनर का। अगर ओनर ये डिटेक्ट करने में लापरवाही दिखा देते हैं, वो ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है सही तरीके से, तो उससे क्या होगा कि वो ईस्टर पीरियड उसके हाथ से निकल जाएगा और वो किसी और टाइम पर जो है ना माउंटिंग करार होगा, जिस टाइम पर ओवा मौजूद ही नहीं होगा। जब ओवा मौजूद नहीं होगा तो स्पर्म जाकर किसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा? किसी के साथ नहीं। आगे आ जाते हैं सीजनल ब्रीडर्स। तो ओनर को सीजनल ब्रीडर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। सीजनल ब्रीडर्स क्या हैं? कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं या तकरीबन एनिमल्स ऐसे ही होते हैं, कुछ सीजनल होते हैं, वो कुछ खास सीजन में ही अपनी ईस्ट्रस साइंस शो करते हैं इफेक्टिवली, उसके बाद वो प्रेग्नेंट होने के काबिल नहीं होते उसी ईयर में। जैसे मिसाल के तौर पर कैटल है, फरवरी के मिड में यानी फरवरी के बीच में 10, 12 या 15 फरवरी से ये इसका जो ईस्टर साइन है वो शुरू होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद ऑनवर्ड ये आगे चलता रहता है आपका नवंबर तक। तो ये इस तरीके से ईस्टर साइन अपने दिखाता है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है बफेलो के केस में। बफेलो मिड नवंबर से मिड जनवरी, नवंबर के बीच से लेकर जनवरी के बीच तक ये अपना ईस्टर साइन शो करता है। इसी के दौरान अगर आप इसको माउंट कराएंगे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। अगर इसके अलावा किसी भी टाइम पर आप फरवरी में करा रहे हैं या आप मार्च, अप्रैल, मई, जून में करा रहे हैं, तो उस टाइम माउंटिंग आप जो माउंटिंग करा रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं होगा और आपका एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होगा। तो ये सीजनल ब्रीडर के बारे में भी ओनर को पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं वेटरिनेरियन कॉजेज। वेटरिनेरियन कॉजेज में अगर आप देखें इंसेमिनेशन ड्यूरिंग रॉन्ग टाइम, कि जो वेटरिनेरियन है, जो वेटरिनरी डॉक्टर है, एनिमल डॉक्टर है, वो आकर इंसेमिनेट कर रहा है, सीमन उसके पास मौजूद है, वो एआई गन में सीमन डालकर फीमेल के यूट्रस में सीमन डाल रहा है, स्पर्म डाल रहा है, लेकिन ये गलत टाइम पे डाल रहा है। यानी ईस्ट्रस पीरियड अभी मौजूद ही नहीं है, उसने सही तरीके से ईस्ट्रस पीरियड को डिटेक्ट ही नहीं किया और बस आकर ही उसने स्पर्म को इंसेमिनेट कर दिया। तो इससे भी क्या होगा कि कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि राइट टाइम पर आपने राइट जगह पर आपने इंसेमिनेट करना होता है स्पर्म को। उसके दूसरा आ जाता है इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ सीमन। जो सीमन उसके पास पड़ा था उसने वो सही तरीके से हैंडल नहीं किया, जिस जगह पर उसको स्टोर करना था उस जगह पर उसने स्टोर नहीं किया, जितना टेम्परेचर उसको देना था उतना टेम्परेचर नहीं दिया, सही तरीके से उसको गर्म नहीं किया, और उसने सही तरीके से उसकी केयर नहीं की। तो इस वजह से भी क्या हो सकता है, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगा और रिपीट ब्रीडिंग के चांसेस आ जाएंगे। नंबर थर्ड आ जाता है लोडिंग एंड पासिंग ऑफ एआई गन इनटू फीमेल यूट्रस। कि जो उसने स्पर्म है, जो सीमन उसके पास है वेटरिनरी के पास, उसने वो सही तरीके से एआई गन में लोड नहीं किया, पूरा सही तरीके से लोड नहीं किया, और दूसरा उसने सही तरीके से पास नहीं किया, फीमेल के यूट्रस तक वो नहीं ले गया, उसने विजाइना में ही क्या कर दिया, एआई को इंजेक्ट कर दिया, वहीं पर इस सीमन को इंसेमिनेट कर दिया। तो ये जगह भी गलत है, क्योंकि उसने प्रॉपर जगह पर प्रॉपर टाइम पर ही उसने क्या करना है, सीमन को इजेकुलेट करना है, वहां पर ही उसको इंसेमिनेट करना है। तो ये सारी बातें थी रिपीट ब्रीडिंग के हवाले से। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और वो है एन-ईस्ट्रस। अब हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट, और वो है एन-ईस्ट्रस। क्या है एन-ईस्ट्रस? एन-ईस्ट्रस एक ऐसा पीरियड है कि जिसमें फीमेल एनिमल हीट साइंस शो नहीं करती है और फीटस को कंसीव नहीं करती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एन-ईस्ट्रस। अच्छा, एन-ईस्ट्रस को समझने के लिए हमें इन 4 टर्म्स को समझना होगा। इनमें से पहला टर्म जो है वो है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू रिप्रोड्यूस। कोई भी जानदार अगर रिप्रोड्यूस कर सकता है तो उसका मतलब उसके अंदर फर्टिलिटी की खासियत मौजूद है, यानी वो एक फर्टाइल एनिमल है या फिर फर्टाइल इंडिविजुअल है। दूसरी बात आ जाती है इनफर्टिलिटी, कि अगर किसी भी जानदार के अंदर ये एबिलिटी ना हो कि वो रिप्रोड्यूस कर सके तो इसे बोलेंगे इनफर्टिलिटी।
आम जबान में अगर कोई भी एनिमल बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, वो एबल नहीं है बच्चा पैदा करने के लिए, तो उसे बोलेंगे इनफर्टिलिटी। उसके बाद आ जाते हैं स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी क्या है? ये भी इनफर्टिलिटी की ही तरह है, लेकिन इनफर्टिलिटी एक टेम्पररी लॉस होता है, एबिलिटी ऑफ रिप्रोड्यूस का टेम्पररी लॉस होना, तो इसे बोलते हैं इनफर्टिलिटी। लेकिन अगर ये परमानेंट लॉस हो जाए, यानी इसकी कोई ट्रीटमेंट वगैरह ना हो और ताहयात पूरी ज़िंदगी वो इनफर्टाइल ही रहे, वो बच्चा पैदा ना कर सके, तो फिर इसे बोलेंगे स्टेरिलिटी। इनफर्टिलिटी क्योरेबल है, वो उसका हल है, उसको हम लोग ट्रीटमेंट उसकी कर सकते हैं, उसको दोबारा हम फर्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो एनिमल स्टेरलाइज होगा, स्टेरिलिटी उसके अंदर आ जाएगी, तो फिर वो क्योरेबल नहीं होगा, वो परमानेंट लॉस होगी, उसकी रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी को परमानेंट लॉस कर देगा। स्टेरिलिटी वाला एनिमल, जो स्टेरलाइज एनिमल होंगे, वो कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकते, बिलाशुबा आप उसकी जितनी भी ट्रीटमेंट कर लें। उसके बाद फिर आ जाता है ईस्ट्रस। ये रीअकरिंग पीरियड है जो 18 से 22 दिन के बाद या आता रहता है। ईस्ट्रस साइकिल चलती रहती है, और इसमें होता क्या है कि जो आपके पास ओवरी के अंदर जो फॉलिकल होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल से फिर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल, इस तरीके से फॉलिकल की ग्रोथ होती है। और उसके अंदर जो ओवा होता है, जो एग होता है, वो प्राइमरी ओवा ओ साइड के बाद सेकेंडरी ओ साइड, सेकेंडरी ओ साइड के बाद फिर वो अपना मैच्योर ओवा बन जाता है। तो ये प्रोसेस हो रहे होते हैं, और इसमें फिर क्या होता है एट द एंड, ईस्ट्रस साइकिल के एट द एंड में क्या होता है कि जो आपके पास ओवा होता है वो ओव्यूलेट हो जाता है, जो एग होता है वो ओवरी से निकल कर सीधा फॉलिकल ट्यूब में आ जाता है, तो इसको बोलते हैं ईस्ट्रस। अब जो एन ईस्ट्रस है वो दो किस्म की होती है, एक होती है ट्रू एन ईस्ट्रस और एक होती है रिपोर्टेड एन ईस्ट्रस। ट्रू ईस्ट्रस क्या है? ट्रू ईस्ट्रस ये है कि इसमें ओवरी प्लेन होंगी, ओवरी प्लेन होंगी, इसके अंदर कोई भी कॉर्पस ल्यूटियम मौजूद नहीं होगा, कॉर्पस ल्यूटियम मौजूद नहीं होगा। यानी कि ट्रू एन ईस्ट्रस ऐसी कंडीशन है कि जिसमें ओव्यूलेशन के बाद जो फॉलिकल होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम में जो कन्वर्ट होता है, तो अब कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर प्रोजेस्टेरोन नहीं आएगा कॉर्पस ल्यूटियम से, और जब प्रोजेस्टेरोन नहीं आएगा तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी, और फीमेल एनिमल जो है वो अपना नेक्स्ट जो ईस्ट्रस साइकिल है वो शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम मौजूद नहीं है, एक पूरी ईस्ट्रस साइकिल ही कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसे बोलते हैं ट्रू एन ईस्ट्रस। उसके बाद आ जाते हैं रिपोर्टेड एन ईस्ट्रस। इसमें हमारे पास जो फीमेल है वो साइक्लिक होता है, एनिमल मार साइक्लिक होगा, साइक्लिक एक्टिविटी चल रही है, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम को जिस टाइम उसने टूटना है, यानी जिस टाइम उसने डिग्रेड होना है, खत्म होना है आहिस्ता आहिस्ता, तो उस टाइम वो खत्म नहीं होगा। यानी कि ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम ने बनना है, और कॉर्पस ल्यूटियम ने फिर कुछ टाइम के बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो उसमें कुछ टाइम के बाद क्या हो जाना है, खत्म हो जाना है। लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा, वो परसिस्टेंट है, वो रह रहा है वहाँ पर, अपनी जो उसकी डेज हैं, जितने डेज उसने रहने उससे ज़्यादा दिन वो वहाँ पर रह रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि दूसरा ईस्ट्रस साइकिल शुरू नहीं हो रहा। तो इसको बोलते हैं रिपोर्टेड एन ईस्ट्रस, जिसमें एनिमल तो साइक्लिक है, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम के रिटेन रहने की वजह से, उसके बकाया रहने की वजह से नया ईस्ट्रस साइकिल अभी चल नहीं रहा। इसको क्योर करने के लिए, तो पहला ट्रू एन ईस्ट्रस है जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम बन नहीं रहा है, इसको क्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाते हैं, ताकि ये साइक्लिक बन जाए, एनिमल जो है वो साइक्लिसिटी में आ जाए, यानी उसकी ईस्ट्रस साइकिल चलना शुरू हो जाए। और इस वाले केस में रिपोर्टेड एन ईस्ट्रस में हम क्या करते हैं कि हम लोग PGF2 अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, वो हम इसमें लगाते हैं।
उससे क्या होता है कि वो PGF2 अल्फा जो है वो इस कॉर्पस ल्यूटियम को रिग्रेस कर लेता है, यानी उस कॉर्पस ल्यूटियम को खत्म कर लेता है, आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना शुरू कर देता है, और एक टाइम आता है कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है और दोबारा से ईस्ट्रस साइकिल शुरू हो जाती है, एनिमल दोबारा से ईस्ट्रस में आ जाता है। अच्छा, अब इसकी ये जो दोनों कंडीशन हैं ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकती हैं और पैथोलॉजिकल भी हो सकती हैं, यानी कि ये किसी फंक्शन सही कर रहा है लेकिन फिर भी मसले आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल एनी स्ट्रेस। लेकिन अगर किसी बीमारी की वजह से, किसी फंक्शन के खराब होने की वजह से अगर ये चीज़ आ रही है तो उसको बोलेंगे पैथोलॉजिकल कंडीशन। तो अब हम फिजियोलॉजिकल एनी स्ट्रेस के 5 टाइप्स हम मजीद पढ़ेंगे, और वो हैं एजिंग एनी स्ट्रेस, सीजनल एनी स्ट्रेस, लैक्टेशनल एनी स्ट्रेस, न्यूट्रिशनल एनी स्ट्रेस और स्ट्रेस एनी स्ट्रेस। तो सबसे पहले देखते हैं एजिंग एनी स्ट्रेस को। फर्स्ट इज मेनोपॉज, यानी कि जब फीमेल की एक खास एज आ जाती है तो वो उस टाइम पर उसको एक मेनोपॉज लग जाता है, यानी वो ऐसा टाइम होता है कि उसके बाद अब कोई भी फीमेल एनिमल बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं रखता। अब वो चाहे जितनी ही मेटिंग क्यों न कर ले, जितने ही स्पर्म उसके अंदर इंसेमिनेट क्यों न कर दें, लेकिन उसमें ओवा नहीं बनेगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज एजिंग में तो ये आती है कि मेनोपॉज। लेकिन अगर मेनोपॉज से पहले ही एनी स्ट्रेस आ गया है, मेनोपॉज में तो एनी स्ट्रेस आ जाता है, एनिमल जो है वो हीट सेंस शो नहीं करता, लेकिन अगर मेनोपॉज से पहले ही अगर एनी स्ट्रेस आ गया है तो ये किसकी वजह से होगा, ये जरा देखें। If any stress occur before menopause, then it is due to alteration in hypothalamus pituitary gonadotrophic axis। अब यहाँ पे जरा गौर करें, मुश्किल नहीं है, आसान है, कि अगर एनी स्ट्रेस मेनोपॉज से पहले आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाडोट्रोफिक एक्सिस है वो अल्टर कर रहा है, यानी वो चेंज हो रहा है। यानी कि जो आपके पास हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी के साथ जो लिंक है, और पिट्यूटरी के भी कौन सी वाली हार्मोन्स के साथ, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन के साथ, क्योंकि आपको पता है पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन्स भी रिलीज करता है, एड्रिनल हार्मोन्स भी रिलीज करता है और गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स भी रिलीज करता है। तो इसका हाइपोथैलेमस के साथ जो लिंक है वो तीन चार तरीकों से है। ग्रोथ वाला भी लिंक है इसके साथ, एड्रिनल वाला लिंक भी है और गोनाडोट्रोपिन वाला लिंक भी है। अब हाइपोथैलेमस का जो गोनाडोट्रोपिन के साथ जो लिंक है ना, उस लिंक को बोलते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिक एक्सिस, ठीक है। अब जब मेनोपॉज से पहले ही एनी स्ट्रेस आ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि जो हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी के गोनाडोट्रोपिक वाले जगह से जो लिंक है, जो एक्सिस है, उसमें खराबी आ गई है और हाइपोथैलेमस सही तरीके से इसको मैसेज नहीं दे रहा, गोनाडोट्रोपिक के रिलीज का मैसेज सही तरीके से हाइपोथैलेमस नहीं दे रहा, जिसकी वजह से फिर आगे FSH और LH जो है वो रिलीज नहीं हो रहा। जब FSH और LH रिलीज नहीं होगा तो फिर आगे जाकर फॉलिकल की डेवलपमेंट नहीं होगी, और फॉलिकल डेवलप नहीं होंगे तो फिर जो ओवा होगा वो ओव्यूलेट भी नहीं होगा। तो ये बोलते हैं एजिंग एंड स्ट्रेस। उसके बाद सेकंड आ जाते हैं सीजनल एंड स्ट्रेस। मैंने आपको पहले भी बताया कि एनिमल्स एक खास सीजन में ही अपने हीट साइन शो करते हैं, जैसा कि बफेलो में देखें तो वो सितंबर और अक्टूबर में अपने हीट साइन शो करता है, कैटल को देखें तो मार्च और अप्रैल में करता है। मेयर जो है वो लॉन्ग डे ब्रीडर्स है, यानी कि जब दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं तो उस टाइम मेयर क्या करता है, अपने हीट साइंस शो करता है। यहाँ से मुराद गर्मी के दिन है, यानी गर्मी के जो सीजन होते हैं जून जुलाई अगस्त, उसमें क्या है मेयर अपने हीट साइंस ज़्यादा शो करता है और प्रेग्नेंट होने के चांसेस उस टाइम ज़्यादा होते हैं। जबकि शीट क्या है, वो शॉर्ट डे ब्रीडर है, यानी दिन कम हो, दिन छोटे हों और रातें बड़ी हों। ये मुराद है यहाँ पर सर्दियों के दिन, जैसे कि आपका नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो उस टाइम पर शीप क्या है, अच्छे तरीके से हीट साइन शो करते हैं और प्रेग्नेंट होने के चांसेस वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। तो इनके अलावा अगर आप किसी और मंथ में इसको इन जानवरों को अगर आप इंसेमिनेट करेंगे या फिर आप इनकी ब्रीडिंग कराएंगे, मेटिंग कराएंगे, तो एनी स्ट्रेस के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लैक्टेशनल एनी स्ट्रेस। लैक्टेशनल एनी स्ट्रेस क्या है कि साइक्लिक एक्टिविटी रिज्यूम्स आफ्टर 30 to 35 डेज ऑफ पार्चुरेशन।
जब एक फीमेल एनिमल बच्चा पैदा कर लेता है यानी पार्चुलेशन उसकी हो जाती है तो उसके 30 से 35 दिन बाद उसकी दोबारा से ईस्टर साइकिल शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर but if parturition happens at the time when season is going to out then it will goes to estrus। लेकिन अगर मिसाल आप ले लें यहाँ पर बफेलो की, तो अगर बफेलो क्या है वो प्रेग्नेंट हो चुका है और अब उसने बच्चा पैदा कर लिया है, उसने बच्चा पैदा किया है अक्टूबर के आखिर में, बच्चा पैदा किया उसने अक्टूबर के आखिर में, तो अब उसका जो सीजन है वो आउट हो रहा है। अब सीजन आउट हो रहा है तो 30 से 35 दिन बाद क्या आ जाएगा, नवंबर या दिसंबर का महीना आ जाएगा, और नवंबर और दिसंबर के महीने में ये अपने ईस्ट साइन शो नहीं करता है, तो इसका मतलब ये फिर एनीस्ट्रस में डायरेक्टली चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें, suckling of milk after parturition will cause release of prolactin that will suppress the LH production and LH cell does not occur causing lactational anestrus। यहाँ पर ये बात ये कह रहा है कि जब वो बच्चा पैदा करता है तो बच्चा पैदा करने के बाद वो अपनी माँ के अडर से दूध को सक करेगा, मिल्क को सक करेगा, तो मिल्क सकिंग वो करता है बेबी। जब वो फीटस मिल्क सकिंग करेगा तो उसके बाद क्या होगा, फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब प्रोलैक्टिन हार्मोन इंक्रीज होता है तो वो एलएच हार्मोन को कम कर देता है, सप्रेस कर देता है। जब एलएच हार्मोन कम हो जाएगा, एलएच सर्ज नहीं होगा, एलएच सर्ज यानी एलएच अपनी पीक पोजीशन पे नहीं जाएगा, एलएच अपनी पीक अमाउंट पे नहीं जाएगा। जब एलएच पीक अमाउंट पे नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगी। ओव्यूलेशन नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि एनिमल एनीस्ट्रस कंडीशन में आ चुका है। तो इसे बोलते हैं लैक्टेशनल एनीस्ट्रस, यानी कि लैक्टेशन की वजह से, मिल्क की वजह से, मिल्क सकिंग की वजह से एनीस्ट्रस आना। उसके बाद फिर आ जाते हैं न्यूट्रिशनल एनीस्ट्रस। न्यूट्रिशनल एनीस्ट्रस क्या है कि हाई एनर्जी प्लान इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्ली प्यूबर्टी। जितना आप एनर्जी कंटेंट फीमेल एनिमल को ज्यादा देंगे, हाई एनर्जी कंटेंट आप उसको देंगे, तो वो उतना जल्दी प्यूबर्टी पे आ जाएगा, उतना जल्दी वो प्यूबर्टी के स्टेज पर आ जाएगा और बच्चा पैदा करने के काबिल होगा। इसमें यहाँ पर देखें कि लेस फॉस्फोरस कॉज डिलेड प्यूबर्टी, और अगर आप जो डाइट उसे खिला रहे हैं फीमेल एनिमल को उसमें फॉस्फोरस कम है तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि उस जो प्यूबर्टी है वो देर से आएगी, खास एज पर जो प्यूबर्टी आनी थी वो आप उससे लेट आएगी। उसके बाद देखें, डेफिशिएंसी ऑफ वन मिनरल कॉज मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ अनदर मिनरल एंड हीट साइन डज नॉट अकर प्रॉपर्ली कॉजिंग एनीस्ट्रस। अगर आप किसी एक मिनरल की डेफिशिएंसी कर रहे हैं फीमेल एनिमल की डाइट में, तो वो क्या करेगा, दूसरे मिनरल की एब्जॉर्प्शन को खराब कर देगा, दूसरे जो मिनरल्स होंगे वो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो इस तरीके से पूरे मिनरल या विटामिन्स जो होंगे वो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होंगे, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हीट साइंस सही तरीके से शो नहीं होंगे और एनिमल एनीस्ट्रस कंडीशन में चला जाएगा। तो न्यूट्रिशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ईस्ट्रस साइकिल को मेंटेन रखने में। नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेस। स्ट्रेस कॉज हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस इंक्रीज stress cause increase in hypothalamus pituitary adrenal axis। अब यहाँ पर देखें, जो हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी के एड्रिनल के साथ लिंक है, यानी ये पिट्यूटरी का एड्रिनल पार्ट है और ये हाइपोथैलेमस है, इनके दरमियान जो लिंक होगा उसको बोलेंगे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। ठीक है, तो इसमें इंक्रीज हो जाएगा, यानी हाइपोथैलेमस इसको बहुत ज्यादा जो है रिलीजिंग फैक्टर देगा, ACTH ज्यादा रिलीज होंगे पिट्यूटरी से, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये बहुत ज्यादा रिलीज होंगे जो कि एड्रीनोकॉर्टेक्स पे जाके अटैक करेंगे। अब जब एड्रीनोकॉर्टेक्स के हार्मोन्स आएंगे तो वो फिर क्या करेंगे, ये देखें, इट इनहिबिट्स हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस। अब जब आपके पास हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस वो इंक्रीज हो जाएगा, तो वो करेगा क्या, वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस को डिक्रीज कर देगा, यानी अब हाइपोथैलेमस गोनेडल एक्सिस को सही तरीके से मैसेज
फॉरवर्ड नहीं करेगा, हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स नहीं पहुंचाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स जो होंगे जैसे कि एफएसएच और एलएच वो रिलीज नहीं होंगे, वो इनहिबिट हो जाएंगे। और जब एफएसएच और एलएच डाउन हो जाएंगे तो इससे क्या होगा कि ईस्ट्रस साइकिल तो बड़ी हो जाएगी, पूरी की पूरी ईस्ट्रस साइकिल जो होती है, जैसे प्रो ईस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेट ईस्ट्रस, डाई ईस्ट्रस के जो फेजेस होते हैं वो तो ज्यादा हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, लेकिन जो बीच में एक दिन का जो ईस्ट्रस पीरियड है ना वो शॉर्ट हो जाएगा। वो 1-2 घंटे तक महदूद रहेगा, 3-4 घंटे तक या 10 घंटे तक महदूद रहेगा, जो कि 24 से 36 घंटे तक महदूद रहता था। अब वो कहाँ तक आ जाएगा, अब वो 10 से 12 घंटे तक महदूद रह जाएगा। तो हीट साइंस डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इससे ये पता चल जाएगा कि एनिमल क्या है, एनीस्ट्रस कंडीशन में आ चुका है। तो ये सारी बातें थी आज के इस वीडियो लेक्चर में, और इस वीडियो लेक्चर का जो कोड है वो है QU 4011। आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कोड व्हाट्सएप करें, आपको रिटर्न नोट्स और बोर्ड वाले नोट्स और लॉन्ग नोट्स जो कंप्यूटराइज होंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।